नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इल्ज़ाम। आरती अमन ऑफिस से आता ही होगा, उसके लिए चाय बना लो और कुछ नाश्ता बना लो, सास साधना ने आवाज़ लगाकर अपनी गर्भवती बहू से कहा, जो बिस्तर पर लेटी दर्द में तड़प रही थी। जब कुछ देर तक आरती बाहर नहीं आई तो सास ने कमरे में आकर कहा, कब तक आराम करोगी महारानी? अब उठ भी जाओ, मेरा बेटा बेचारा दिन भर का थका हारा आता है तो ये कुछ बनाने में इनकी जान निकलती है। आरती धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर साधना बाहर आकर बैठ गई। अरे मुंह क्यों फुला रखा है? माहौल क्यों बिगाड़ती हो घर का? साधना के पति यानी कि आरती के ससुर राकेश जी ने कहा। साधना तुरंत बोल पड़ी, तो फिर क्या करूं? बहू भी तो मुझे ही मुंह फुलाकर दिखाती है। ऐसे वक्त में ज़्यादा काम करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन ये तो बस आराम ही करना चाहती है। अरे चुप भी हो जाओ, राकेश जी ने आरती को बाहर आते देखकर कहा। सास उसको देखकर ही चुप्पी साध गई। आरती ऐसी हालत में भी नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी थी। आधे घंटे में ही अमन घर आ पहुंचा था। अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? सास ने तुरंत कहा, तेरे लिए आलू पराठा बनवा रही हूँ, तू बैठ, मैं अभी ला रही हूँ। अमन ये सुनकर कमरे में फ्रेश होने चला गया और साधना रसोई में जाने के लिए उठने लगी। ससुर राकेश जी ने धीरे से कहा, अरे आरती, खुद खिलाने दो ना पत्नी को, साथ में थोड़ा समय दिया करो। साधना ने मुंह बनाकर कहा, मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? अगर आती तो ये प्रेग्नेंट थोड़ी होती। तुम भी हद करती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। राकेश जी चिढ़ गए थे। साधना ने अमन और राकेश जी के लिए पराठा की प्लेट सजाई और टेबल पर आकर बैठ गई। अमन अमन आजा, चाय भी बन गई है, अमन को आवाज़ लगाने लगी थी। 5 मिनट में अमन आकर सबके साथ पराठे खाने लगा। वाह क्या पराठे बने हैं, अमन ने तारीफ करते हुए कहा। आरती तुम भी आ जाओ ना, साथ में खाते हैं। साधना बीच में बोल पड़ी, अरे ये नहीं खा सकती, पराठे इसकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। बच्चे का मामला है, समझा करो। पराठे खाने का आरती का बहुत मन था, लेकिन सास के कहते ही उसका चेहरा उतर गया। उसकी उदासी को कोई नहीं भांप पाया। शादी को 5 महीने ही हुए थे और आरती अब माँ बनने की राह पर थी। उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 24 साल की थी और वो पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, मगर घर वालों ने साथ नहीं दिया। अमन ने कहा कि साथ में पढ़ाई भी कर लेना, लेकिन शादी होते ही सारे वादे भूल गया। अब इस घर में उसका साथ देने वाला कोई नहीं। ससुर जी इस बारे में कुछ जानते ही न थे और वैसे भी सास साधना को बहू का ससुर से बात करना पसंद ही न था। आरती कभी किसी से कुछ नहीं कह पाई और अब पेट में पल रहे बच्चे के कारण सब सहना पड़ रहा था। अमन की उम्र आरती के बराबर ही थी। अमन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सरकारी नौकरी का उसका सपना जाने क्या क्या साथ ले जा रहा था। फिलहाल तो एक प्राइवेट नौकरी करके काम चला रहा था। उसके पापा एक कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। सिद्धांतों पर चलने वाले राकेश शर्मा झूठ के खिलाफ थे और अनुशासन पसंद थे। उन्हें उनकी पत्नी साधना का बहू के साथ व्यवहार कतई पसंद न था, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। उन्हें बहुत खराब लगता था कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल होकर अपने ही घर में उनके सिद्धांत माने नहीं जाते और वो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। आरती की डिलीवरी के 4 महीने बचे थे और आरती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर में साधना अक्सर चर्चा किया करती कि अपने पोते के लिए सोने की चेन बनवाऊंगी। उनको भरोसा था कि बेटा ही होगा। ये सब सुनकर आरती परेशान होती और चिंता में पड़ जाती। मन में कहती कि अगर बेटी हो गई तो क्या होगा। वो दिन भी आ ही गया जब दर्द उठने पर आरती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल जाती हुई आरती के कान में सास साधना की बातें गूंज रही थी। अब मेरा पोता मेरे हाथों में आएगा, मेरे अमन का बेटा, मेरा पोता, हर ख्वाहिश पूरी करेंगी उसकी। आरती जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर से पता चला कि उसका बीपी हाई हो गया है। डॉक्टर टेंशन में थे और हर संभव कोशिश कर रहे थे कि मां के साथ बच्चे की भी जान बच जाए। ऑपरेशन कर दोनों की जान बच ही गई। अमन बहुत खुश था, लेकिन आरती बार बार यही पूछ रही थी कि लड़की हुई या लड़का। डॉक्टर ने आकर कहा, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनते ही साधना का मूड खराब हो गया और वो माथा पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। अमन ने अपने पापा से गले लगकर बधाई दी, लेकिन माँ से कहते ही वो बिफर पड़ी। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लड़की ही हुई है। राकेश जी ने तुरंत कहा, शर्म करो कुछ, आज के ज़माने में ऐसी बातें करती हो। लड़का लड़की सब बराबर हैं, पोते होते होंगे, लेकिन वंश लड़के से ही चलता है।
साधना ने तपाक से कहा, ये मूर्खता भरी बातें मत करो। इतना कहकर राकेश जी ने अस्पताल के कारण चुप रहना ही सही समझा। कुछ दिन बाद आरती घर आ गई और साथ ही दूसरी खुशखबरी भी आ गई। अमन को बैंक में नौकरी मिल गई थी। राकेश जी ने कहा, देखो कितनी लकी है हमारी गुड़िया, इसके भाग्य से अमन को सरकारी नौकरी मिल गई है। साधना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया भर का दहेज जोड़ लीजिए इसके लिए, क्या फायदा सरकारी नौकरी का जब सारा इकट्ठा पैसा यही के जाएगा। राकेश जी ने कहा, भले तुमने लिया होगा दहेज, लेकिन हम खूब पढ़ाएंगे इसको और काबिल बनाएंगे, और दहेज तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। साधना का मुंह बन गया और वो उठकर कमरे में चली गई। आरती को अब बात बात पर लड़की के ताने मिलने लगे थे। आरती को राकेश जी अकेले में समझाते रहे और आरती ससुर जी के सहारे सब बर्दाश्त करती रही। यूं ही बच्ची 1 साल की होने को आई और जब वो तुतलाती हुई जुबान से दादी बाबा पुकारती तो राकेश जी का दिल गदगद हो जाता। राकेश जी उसे बहुत प्यार करते, मगर साधना उसको पास भी नहीं भटकने देती। राकेश जी कई बार कहते, देखो साधना तुम्हें कितने प्यार से देख रही है, इसको थोड़ा प्यार कर लिया करो। लेकिन साधना की इस बच्ची से नफरत और बढ़ जाती। वो उसे देखकर हमेशा नाक भौं ही सकोड़ती रहती। बच्ची का जन्मदिन पास आ गया था और राकेश जी खुशी से उसकी तैयारियों में जुटे थे। साधना इतना सब देखकर मन ही मन कुढ़ती रहती और एक दिन कह भी दिया कि क्यों इतना फालतू खर्चा करने में लगे हो, लड़कियों के जन्म में दिन में कौन मनाता है। राकेश जी ने झट से कहा, एक औरत होकर तुम्हें ऐसा कहते शर्म क्यों नहीं आती। शर्म क्यों आनी, हमारा भी कभी जन्मदिन नहीं हुआ, कभी केक नहीं काटा गया, ये सब लड़कों के ही अच्छा लगता है। साधना इतना सुनने के बाद भी इतनी बड़ी बात कह गई थी। राकेश जी मूड खराब करना नहीं चाहते थे, सो उन्होंने उनके मुंह लगना सही नहीं समझा। जन्मदिन के दिन सुबह से ही घर में तैयारियां और घर की साज सजावट हो रही थी। शाम को घर में पार्टी थी और सबके खाने का शानदार इंतजाम किया गया था। आरती ये सब देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन सास के व्यवहार के कारण बेचारी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी। जन्मदिन अच्छे से मनाया गया और आरती के मायके से काफ़ी सारे महंगे गिफ्ट्स आए, जिन्हें देखकर सास साधना की आंखें खुली रह गईं। अगले दिन सोने की चेन देखकर साधना खुशी से फूली जा रही थी तो राकेश जी ने कह दिया, बेटी के बर्थडे की खुशी में तुम्हें चेन मिली, अब बुरा नहीं लग रहा तुम्हें तो बेटियों के लिए कुछ करना ही पसंद नहीं। हाँ तो लड़का होता तो और ही बात होती। अब भी साधना के स्वर रूखे ही थे, जिस पर राकेश जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्हें पता था कि ये कभी सुधरने वाली नहीं है तो चुप्पी साध ली। अमन की ज्वाइनिंग होने वाली थी और उसे अपने घर से बहुत दूर भोपाल में पोस्टिंग मिली थी। आरती का रो रो कर बुरा हाल था और साधना एक ही जिद पर अड़ी थी कि मुझे भी साथ ले चल। अमन ने कहा, मम्मी अभी वहाँ कुछ इंतजाम नहीं होगा, अभी परिवार में से किसी को नहीं ले जा सकता, आप यहीं रहिए और पापा का ख्याल रखिए। साधना कुछ नहीं बोल पाई और अमन चला गया। अमन के जाने के बाद साधना ने आरती के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। बच्ची को जरा जरा बात पर डांट देती और घर का कोई सामान छूने न देती। आरती उसे हमेशा कमरे में बंद ही रखती थी, मगर राकेश जी उसे बाहर घुमाने ले जाते और उसकी इच्छा पूरी करते। एक बार आरती बच्ची को राकेश जी के साथ छोड़कर कुछ देर के लिए मंदिर चली गई। इतने में पीछे से साधना इस बच्ची को खूब मारा, क्योंकि उसका हाथ टेबल पर रखे पानी के गिलास में लगा, जो कि कांच का होने के कारण गिरकर टूट गया। राकेश जी उसे बचाते रहे, मगर साधना ने उसे खूब मारकर ही दम लिया। अंत में राकेश जी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया और अंदर ले जाकर सीने से लगाकर बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। बच्ची ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। जब तक आरती घर आई तब तक बच्ची शांत हो चुकी थी, लेकिन माँ को देखकर सिसकने लगी थी। लेकिन इस घटना के बाद वो साधना को देखते ही डरने लगी। इस बात के बारे में राकेश जी ने आरती से कुछ न कहा, लेकिन अकेले में साधना को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वो चुप नहीं रहेगी और आरती को अमन के साथ भेज देगी। मगर फिर भी डिनर साधना करती और इसकी बेटी को परेशान करने का कोई मौका न छोड़ती थी। 4 महीने बाद अमन आने वाला था, मगर ये बात आरती को नहीं बताई गई और साधना ने कहा कि आरती के लिए सरप्राइज रखेंगे। इसी कारण उसने अमन को भी मना कर दिया, आरती को ना बताएं। राकेश जी ने भी इसी कारण आरती को नहीं बताया। अमन के आने के एक दिन पहले ही आरती को उसके मायके भेज दिया और आरती भी खुशी चली गई। राकेश जी को साधना के मन का कोई आभास होना था कि क्या करने वाली है। जैसे ही अमन आया तो पिता को देखते ही गले लग गया और माँ के भी, लेकिन आरती को घर में ना देखकर बोला, माँ आरती कहाँ है? अरे वो तो अपने घर चली गई।
साधना ने छूटते ही कहा। अमन ने कहा, ऐसे कैसे चली गई? आपने तो कहा था उसको सरप्राइज देंगे। साधना ने कहा, मैं क्या करूं जब वही न रुकी। झूठ मत बोलो, तुमने ही उसको मायके भेजा है, राकेश जी ने तुरंत कहा। तो साधना ने कहा, हाँ, लेकिन उछलते हुए तो वही गई। माँ की इस हरकत पर अमन को बहुत गुस्सा आया और वो आरती के घर जा पहुंचा। जाकर आरती को गले से लगाया और वापस घर लेकर आ गया। आरती को उसने माँ को इस हरकत के बारे में नहीं बताया। अमन 10 दिन की छुट्टी पर आया था और इस बीच राकेश जी ने कई बार उससे कहा कि वह आरती को साथ ले जाए, मगर अमन ने कहा, पापा अगली बार ले जाऊंगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। फैमिली के अभी वहाँ माहौल ठीक नहीं है। इसके आगे राकेश जी कुछ ना बोल पाए। साधना ने एक दिन बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा बस चले तो मैं इसको हमेशा के लिए मायके भेज दूँ। किसी ढंग की बहू नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, लेकिन ये जाने कैसी है। राकेश जी ने सुनते ही कहा, जिस दिन आरती ने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया ना, इस दिन तुम कहीं की न रहोगी। वो बेचारी तुम्हारे अत्याचार सहती रहती है और अमन से कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करती, लेकिन तुम उसके पीछे पड़ी हो। कर लेती ना लड़का पैदा जैसे हमने किया, हमें देखो कितने अच्छे से घर को संभाला। साधना बेतुके जवाब देने लगी। राकेश जी गुस्से में बोले, लड़का क्या मर्जी से पैदा होता है साधना? तुम्हें ऐसा कहते हुए जरा भी बुरा नहीं लगता? तुम भी तो एक औरत ही हो, क्यों लगेगा बुरा? एक पोते की चाह कोई बुरी बात है क्या? तुम तो मेरे पीछे पड़े हो। आरती में ऐसा क्या है जो तुम्हें वो अच्छी लगती है? कहीं कुछ और तो नहीं? कहीं मेरे पीछे कोई गुल तो नहीं खिल रहा? ये बात सुनते ही राकेश जी का पारा हाई हो गया और उन्होंने गुस्से में साधना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। साधना ने तुरंत कहा, अब समझ गई कि क्या बात है, वरना इसके लिए मुझे थप्पड़ क्यों मारते। इस बात पर वो राकेश जी से रहा न गया और वो साधना जी से कहते हुए आगे बढ़े, अभी बाहर निकल। लेकिन इतना ही कह पाए थे कि उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो सीने को जकड़े नीचे गिर गए। सामने खड़ी साधना पहले तो देखती रही और फिर स्थिति समझकर उठाने दौड़ी। उठिए ना, उठिए, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलिए। अमन, अमन देख, तेरे पापा को क्या हो गया? साधना जो जो से चीख रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि अमन तो आरती के साथ बाहर गया है। तभी अमन वहां आ गया। अमन अपने पापा की ऐसी हालत देखकर घबरा गया। पापा उठिए ना। आरती, आरती पानी लाओ जल्दी से। आरती भी वहीं आ गई और पानी लाने चली गई। जब तक राकेश जी बेहोश हो चुके थे, अमन ने उन्हें लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गया और जहां आनन फानन में डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पता चला कि राकेश जी को हार्ट अटैक आया था और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई जा सकी है। किंतु अगली बार ऐसा हुआ तो जान पर बन सकती है। अगले दिन राकेश जी को होश आया तो सब उनसे मिले, लेकिन उन्होंने साधना जी की तरफ देखा भी नहीं। राकेश जी का खूब ख्याल रखा जा रहा था और कुछ दिन बाद वो घर भी आ गए। डॉक्टर की सख्त हिदायत दी कि उनको चिंता से दूर रखा जाए और कोई भी ऐसी बात इनके सामने ना की जाए जिससे इनके दिल पर असर हो। अब साधना खामोश रहने लगी और इस बात का सारा दारो मदार मन ही मन आरती पर डालने लगी। बस डॉक्टर की हिदायत के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद अमन के वापस जाने का समय आ गया तो राकेश जी ने उससे कहा, बेटा अगली बार आरती को साथ लेकर ही जाना, पति के साथ रहना ही ठीक है। अमन ने कहा, हाँ पापा, मैं अगली बार ले जाऊंगा। अमन के जाने के बाद साधना ने फिर से आरती के साथ वही व्यवहार शुरू कर दिया, लेकिन अब राकेश जी से बचाकर करने लगी। आरती समझदार थी और राकेश जी को तबीयत के कारण उनसे कुछ नहीं कहती थी, मगर साधना ने सारी सीमाएं लांघते हुए एक बार आरती से कहा, ससुर के सामने अच्छी बनने का कितना ढोंग करती है। तेरे माँ बाप ने क्या तुझे यही सिखाया है कि दूसरे का पति छीन लो, उसको अपने बस में कर लो? तेरा ही ख्याल रखता है, अपनी बीवी का क्यों नहीं रखता? आरती इस बार बोली, मम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको कभी जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। ऐसे गिरे हुए इल्जाम लगाने से पहले ससुर बहू के रिश्ते के बारे में तो सोच लिया होता। आरती कहते कहते रोने लगी थी। अरे मैं क्यों सोचूं? तूने सोचा था क्या मेरे पति को बस में करते हुए? साधना ने और भी जोर से कहा। आरती ने जोर से कहा, मम्मी जी चुप हो जाइए, बस कीजिए अब। साधना ने गुस्से में कहा, मुझ पर चिल्लाती है? और इतना कहकर आरती को थप्पड़ मार दिया। आरती गाल पर हाथ रखकर देखती रह गई कि आज उसकी सास किस हद तक चली गई है। उसने कहा, मन में तो आ रहा है कि पापा से जाकर सब कुछ कह दूं, मगर उनकी सेहत का ख्याल है मुझे, भले आपको ना हो।
साधना ने कहा, बड़ा ख्याल है तुझको मेरे पति का। आरती बिना कुछ कहे अपनी बच्ची को लेकर बाहर चली गई और सीधे मंदिर पहुंच गई। वहां कुछ देर मन को शांत करने के बाद वापस लौट आई। कुछ दिन बाद राकेश जी ने कहा, परसों अमन आ रहा है। आरती खुश तो हो गई लेकिन पूछने लगी, पापा जी इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? वो अभी तो आकर गए थे। राकेश जी ने कहा, उसको कुछ काम है। अब घर में अमन का इंतजार होने लगा। साधना बेटे के आने की खुशी में लड्डू बनाने लगी। एक दिन बाद अमन घर आ गया। थोड़ा आराम करने के बाद उसने कहा, पापा के लिए एक जॉब है लेकिन वहाँ अकेले ही रहना होगा। उनको रिटायर्ड प्रिंसिपल की ही ज़रूरत है। सुनते ही राकेश जी ने कहा कि ये तो अच्छा है, मैं भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। जिंदगी भर कॉलेज को इतनी चहल पहल में रहा हूँ कि अब सन्नाटा अच्छा नहीं लगता है। बेटा मुझे बता दे कब आना जाना है, मैं तैयारी कर लूँगा। राकेश जी को खुशी देखकर साधना ने कहा, जाने के नाम पर खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कुंवारे हों। अरे आपकी पत्नी भी है, वो अकेली थोड़ी रहेगी। राकेश जी मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं रह सकती, आरती भी तो रहती है। साधना का चेहरा उतर गया और बोली, मुझे नहीं रहना। तो अमन ने कहा, माँ रहना तो पड़ेगा क्योंकि आरती को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही साधना के होश उड़ गए और वो तुरंत बोली, तुम बाप बेटे ने अपना अपना इंतजाम कर लिया और मेरा नहीं सोचा? तुरंत अमन ने कहा, सोचा है ना मम्मी, आपके लिए इतनी अच्छी जगह का इंतजाम किया है कि आपको भी वहाँ अच्छा लगेगा, आपके दोस्त बनेंगे। साधना ने तुरंत कहा, कौन सी जगह मम्मी? ये तो आपके लिए सरप्राइज है, जैसे आपने आरती को दिया था। अब साधना का दिल डर से मारे धड़कने लगा। 2 दिन तक घर में अब सबने अपना सामान पैकिंग करते रहे लेकिन साधना का दिल रोता रहा। राकेश जी जाने को लेकर खुशी थे लेकिन देखकर साधना को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कई बार कहा कि अकेले रहने में इतने खुश हैं आप, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं। राकेश जी ने कहा, एक उम्र बिताई तुम्हारे साथ, तुम्हारी ही फिक्र करते करते, लेकिन तुम्हें दिखाई न दी तो अब क्या कर सकते हैं। साधना ने कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन मैं पत्नी हूँ आपकी, मेरा कुछ तो ख्याल कीजिए। राकेश जी ने कहा, शुक्र करो कि किसी से कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम भी खामोश ही रहो तो अच्छा है। जो हो रहा होने दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। साधना सुबकने लगी थी मगर इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब अमन ने कहा, मम्मी आपका सारा सामान मैंने पैक कर दिया है, बाकी को ज़रूरत होगी तो वो फ़ोन पर बता देना, मैं पहुंचा दूंगा। चलिए अब आपको छोड़ आते हैं, इसके बाद हमको भी निकलना है। साधना का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। उन्होंने पति की तरफ देखा लेकिन राकेश जी ने निगाह घुमा ली। सब कार में बैठे और साधना दुखते मन में मुड़कर घर को देखने लगी, जिस पर अमन ने कहा, हाँ मम्मी एक बात देख लीजिए क्योंकि अब तो पता नहीं कि कब आना होगा क्योंकि हम सब भी जा रहे हैं। साधना ने रोते हुए कहा, बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल। अमन ने कहा, मम्मी ऐसा तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ पत्नी को साथ रख सकते हैं। अब ऐसे में आपको कहीं तो छोड़ना पड़ेगा ना। साधना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कोई उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। उसने बार बार कहा कि उसे कहीं नहीं जाना बल्कि सबके साथ ही रहना है। तो राकेश जी ने कहा, अरे इस उम्र में तुम्हें किसी का क्या ज़रूरत, अपने सब काम कर सकती हो, तुम्हें कोई बच्चा तो हो नहीं, मैं भी तो तुम्हारी तरह अकेला ही रहने जा रहा हूँ। ये सुनकर साधना जी के पास कुछ कहने को ही न बचा। सब कार में चले जा रहे थे और एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। आज साधना सबको देख रही थी और अपनी पोती को भी देख रही थी। पोती ने देखकर एक बार मुस्कुराया तो आज साधना ने पहली बार उसको गोदी में ले लिया। पहले तो वह बच्ची डर रही थी मगर आरती के समझाने पर वो शांत होकर गोद में बैठ गई। साधना उसको प्यार करने लगी और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तो राकेश जी ने कहा, कर लो जितनी मर्जी करना है, कुछ देर में तो हम अलग ही होने वाले हैं, देख लो पोती को जितना देखना है। साधना की आंखें भर आईं लेकिन कुछ कह न सकी। एक जगह कार रुकी और अमन ने कहा, चलिए मम्मी आपका ठिकाना आ गया है। सब कार से उतरे और इधर उधर देखने लगे। आरती ने देखते ही कहा, अमन ये तो ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम में क्यों ले आए मम्मी जी को। साधना ने भी चौंक कर सामने लगा बोर्ड देखा तो अमन ने कहा, अरे आजकल ऐसे ही होता है, अब जब मम्मी को साथ नहीं रख सकते तो यही एक रास्ता है, सारा खर्चा देंगे मम्मी का, ये लोग अच्छे से भी ख्याल भी रखेंगे, मम्मी का भी मन लग जाएगा। कहते हुए अमन ने साधना का सामान डिग्गी से निकाल कर कहा, चलिए मम्मी अंदर चलते हैं। साधना के कदम रुक गए और अपने पति से बोली,
यहाँ लाए हैं आप मुझे, आपके होते हुए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। राकेश जी ने कहा, तो क्या हुआ साधना, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं वो भी तो अपने माता पिता को यहाँ रख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। साधना ने कहा, इतनी बड़ी बात को आप छोटी सी बात कह रहे हैं, मुझे यहाँ रख कर खुद जा रहे हैं, आप भी यहाँ क्यों नहीं रहते। राकेश जी ने कहा, अरे अकेले तो नौकरी के लिए जा रहा हूँ ना, कोई मौज करने थोड़ी जा रहा हूँ। अब अगर इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा मौका मिल रहा है तो मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी अमन बोला, मम्मी अब देर मत कीजिए, अंदर चलिए, हमारी भी फ्लाइट है, मुझे कल से ज्वाइन करना है। राकेश जी ने कहा, हाँ मुझे भी तो करना है, चलो अंदर चलो। सब आगे आगे चले गए तो पीछे साधना ने आरती से कहा, आरती तू कुछ करना बेटा, तेरी सास को अपने बेटे बहू के होते हुए यहाँ बूढ़ों के आश्रम में रहना पड़ेगा। आरती ने दिलासा दिया, मम्मी मैं कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करूँगी, फिक्र मत करिए, लेकिन इस समय तो चलना पड़ेगा। साधना उदास मन से अंदर चली गई। अंदर ऑफिस में बैठकर सारी बातें और उसके बाद साधना को उनका कमरा दिखा दिया गया। जब सब जाने लगे तो साधना फूट फूट कर रोने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे यहाँ मत छोड़िए। राकेश जी ने हंसकर कहा, अरे पागल हो क्या, मिलने आते रहेंगे, कभी कभी बुला भी लेंगे, अकेले नहीं हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम्हारी तरह मैं भी तो अकेले रहने जा रहा हूँ। कहकर राकेश जी ने अमन को चलने का इशारा किया और सब बाहर निकलते लगे। आरती ने जाते हुए सास के पाँव छुए तो साधना ने गले से लगा लिया और सब जा चुके थे। साधना बिस्तर पर लेटकर रो रही थी, इसे राकेश जी की बातें याद आ रही थी। शुक्र करो कि किसी ने कुछ नहीं कह रहा हूँ, इस एक बात ने साधना के दिल में हलचल मचा रखी थी। अब वो खुलकर अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर मांग ही नहीं पाई। साधना को 3 दिन गुजर चुके थे, वो जब भी किसी को फ़ोन करती तो बिजी आता, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, आरती का फ़ोन जब देखो बिजी होता है, ये सब मुझे यहाँ छोड़कर भूल ही गए और अपनी दुनिया में मस्त हो गए। ऐसे ही फ़ोन के इंतज़ार में 2 दिन और गुजर गए। साधना से रहा नहीं जा रहा था, उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। उन्होंने एक दिन आरती को फ़ोन लगा दिया और आरती के नंबर पर बेल चली गई तो खुशी से साधना जी की आंखें भर आईं। फ़ोन रिसीव होते ही उन्होंने कहा, हेलो आरती बेटा, कैसी हो। आरती ने पहली बार सास के मुँह बेटा सुना था, उसका दिल ही पिघल गया और आंखों में आंसू आ गए। आरती ने खुद को संभालते हुए कहा, कैसी हैं मम्मी जी आप। साधना ने मौका समझकर बात की, बेटा मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आज परेशानी में तुमने ही मेरा फ़ोन उठाया है। मेरे पति और बेटे को तो जैसे मैं याद ही नहीं हूँ। तुम्हें मैंने कितने दुख दिए बेटा, लेकिन तुम सहती चली गई। मुझे पछतावा तो हो रहा है, मैंने अपनी पोती को भी दादी का प्यार न दिया। साधना कहते कहते रोने लगी। आरती का दिल भी भर आया। कुछ देर बाद फ़ोन करके फ़ोन कट गया। अब 1 हफ्ता हो गया था और साधना का खाना पीना भी कम हो गया। अपने घर से दूर होकर उनकी तबीयत नाजुक होने लगी थी। इंचार्ज ने साधना से पूछकर आरती को फ़ोन किया और कहा, इनकी तबीयत खराब है, घर से कोई आएगा क्या। आरती ने कहा, मैं आती हूँ। और कुछ ही देर में आरती आश्रम के लिए निकल गई। आरती कार चलाना जानती थी और खुद ही कार से वहाँ जा पहुँची। 2 घंटे बाद आरती वापस आई तो उसके साथ साधना जी। सबको घर में देखकर साधना चौंक गई। तुम सब लोग कब आए, तुम सब तो चले गए थे न। साधना ने अमन और अपने पति की तरफ देखकर कहा। राकेश जी ने उठकर कहा, कोई कहीं नहीं गया था, ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। अपने घर से दूर होकर कैसा लगा। साधना सबके चेहरे देखती रह गई। राकेश जी ने कहा, कुछ समझ नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ। पहले तो ये तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी हरकतों के बाद तुम्हारी वही बहू जो तुम्हें वापस लेने गई, जिसे तुम पसंद ही नहीं करती थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर इसने क्या कहा। इसने कहा कि पापा अब बस कीजिए, मम्मी काफ़ी परेशान हो चुकी हैं। सबक सिखाने के चक्कर में वो बीमार हो गई हैं। वो दिन रात सब को याद करके रोती हैं। मैंने इसको याद भी दिलाया कि तुम्हारी सास ने तुम्हें कैसे गंदे इल्ज़ाम लगाकर तुम्हारा जीना मुश्किल किया था, लेकिन तुम्हारी बहू तो इसने सुशील है कि इसने कहा, नहीं पापा वो सब अनजाने में हो गया, उनसे कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर कोई मम्मी को लेने नहीं जा रहा है तो मैं लेके आ रही हूँ। साधना, क्या इतना बड़ा दिल कभी तुम्हारा हो सकता है। अरे तुम तो माफ़ी भी नहीं मांग सकती, तुम छोटी हो जाओगी ना। साधना से नीचे किए खड़ी थी। आरती ने सहारा देकर बैठाया, लेकिन साधना ने तुरंत उससे कहा, बेटा माफ़ी मांगने लायक तो नहीं हूँ, कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए मैंने तुम पर, मगर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। कहकर साधना आरती के पैरों में गिर गई। राकेश जी ने कहा, साधना
माफ़ी तुम्हें इससे ही नहीं, इस बच्ची से भी मांगनी होगी जिसे तुमने इतना मारा कि बच्ची तुम्हें देखते ही डरने लगी थी। साधना फूट फूट कर रो रही थी। रो रो कर उसका हाल बेहाल हो रहा था। उसने बच्ची को उठाया और गले से लगा कर कहा, मेरी बच्ची सॉरी। उसको खूब प्यार किया और सहलाया। फिर इसके बाद साधना ने राकेश के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा भला कहा था। मेरे कारण ही आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी। बहुत बुरी बातें कही थी आपको, आरती पर गलत इल्ज़ाम लगाए थे, बहुत नीच हरकत की मैंने। प्लीज़ माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। आज अमन को सारी सच्चाई पता चली थी। राकेश जी ने कहा कोई कहीं नहीं जा रहा था, मैं भी कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब तुम्हें सिखाने के लिए किया था, क्योंकि उस दिन मैंने सुन लिया था जब तुम आरती को अनाप शनाप बातें कह रही थी, उसके चरित्र पर इल्ज़ाम लगाए थे, वो भी बाप बेटी जैसे रिश्ते पर। जब से तुम्हें आश्रम छोड़ा है तब से हम यही हैं, बस तुम्हारे सुधरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बहू ने जल्दबाजी दिखा दी। साधना ने आरती को गले से लगाकर कहा, बेटा थैंक यू, वरना मैं वहीं मर जाती। ये सुनकर सब हंसने लगे। अमन ने आगे बढ़कर कहा, मम्मी बहू है आपकी, इसने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। साधना ने फिर से एक बार आरती से माफ़ी मांगी तो आरती ने उनसे हाथ पकड़े और गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।